हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, लूजेंग को हर तरफ से योकाई जनरल घेर लेते हैं। लूजेंग बीच में फंसा होता है। तो चैप्टर नंबर 15 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बैठा होता है और अपने हाथों को डिमोनिक की से कवर कर लेता है। तभी एक योकाई जनरल लूजेंग को अटैक करने के लिए आ रहा होता है पीछे से। तो लूजेंग आगे की तरफ भाग रहा होता है। तो फिर एकदम से एक और योकाई जनरल उसके सामने आ जाता है और अपने कांटे को उसके कंधे से आर पार कर देता है। फिर लूजेंग योकाई जनरल को पंच करता है और जो अपनी डिमोनिक की होती है वो योकाई जनरल की तरफ भेज देता है। वो योकाई जनरल जल जाता है पूरी तरह से और नीचे गिर जाता है। और तभी लूजेंग के मुंह से खून निकल आता है। फिर हमें दिखाई देता है कि एक योकाई जनरल जो कांटा होता है वो उसके शरीर के आर पार कर दिया होता है, वो भी पेट में से। लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है फाइट करने की। वो फाइट थोड़ी देर तक चलती है। लूजेंग 4 योकाई जनरल्स को मार देता है। वो योकाई जनरल हंस रहा होता है जिसने जू क्वानिंग को पकड़ा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लूजेंग के शरीर के आर पार बड़े ज्यादा कांटे कर दिए होते हैं योकाई सोल्जर्स ने। जू क्वानिंग रो रही होती है। फिर योकाई जनरल अपने हाथ से एक कांटा निकालता है अपनी बोन का। तो वो योकाई जनरल बोलते तुम एक छोटे से इंसान हो पर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बुरी बात है कि तुम एक दूसरी देश से बिलोंग करते हो। अगर तुम हम में से एक होते तो ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात होती। तो फिर जू क्वानिंग पूरी कोशिश कर रही होती है। फिर वो एक अटैक करती है निडल्स वाला योकाई जनरल की तरफ, पर योकाई जनरल को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो हंसने लग पड़ता है। फिर वो एक बॉक्स निकालती है पर योकाई जनरल अपने कांटे से उसको तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 3-4 और योकाई जनरल्स आगे होते हैं और बहुत ज्यादा और भी आ रहे होते हैं, तो उससे भी ज्यादा। जू क्वानिंग बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो फिर योकाई जनरल जो होता है वो कांटे को लूजेंग के आर पार लगा ही होता है करने। तभी एक पीछे से मूव आता है और उसके सिर के आर पार हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे आसमान में बड़ी ज्यादा स्फोट फॉर्म हो गई होती है किसी के की से, और वो नीचे की तरफ बरस रही होती है और सभी योकाई जनरल्स को और योकाई को मार देती है। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि तलवार के ऊपर उड़ रहा होता है आसमान में। तो जू क्वानिंग बोल रही होती है कि सेकंड अंकल। फिर वो इंसान नीचे उतरता अपनी तलवार से और बोलता है क्वानिंग तुम ठीक हो गया। तो फिर हमें बताया जाता है वो स्लोपी स्पोर्ट सेंट है और जिसका नाम है जू फेंग हांग। तो क्वान बोल रही होती है कि सेकंड अंकल मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हें इससे बचाना पड़ेगा। फिर जूफी नीचे की तरफ झुकता है और बोलता है कि इसकी इंटरनल्स ऑर्गन बड़ी ज्यादा डैमेज हो गई है, जिसके मेरिडियंस है वो भी बड़े ज्यादा डैमेज हो गए हैं। क्वानिंग वो बच्चा क्या लगता है तुम्हारा? तो क्वानिंग बोल रही होती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे बचाना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो जोफी यांग बोलते हैं हाँ मैं बचा ही लूंगा उसको, वो तो है, पर इसको बचाने के लिए बड़ा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा मुझे, और ये डिपेंड करता है ये है कौन, अगर मेरे को इसको बचाना होगा कि नहीं, इसलिए। तो क्वानिंग बोलती है कि इसने मुझे बचाया है अपनी जिंदगी को देके, इसको इतना ज्यादा डैमेज इसीलिए पड़ा क्योंकि ये मेरे को बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो फिर जोफी यांग एक निडल को लूजेंग के सिर में लगा देता है फोरहेड पे। तो फिर हमें बताया जाता है कि गोल्डली निडल जू फैमिली जो है वो अपने येन यांग गोल्डन निडल्स की वजह से फेमस है। ये जो निडल्स होती हैं ये तो ऐसे मेनली वेपन्स की तरह यूज करती हैं जो कि बड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर इनका एक और यूज होता है कि ये किसी की भी जिंदगी को बचा सकती हैं। ये मेडिसिनल यूज में भी यूज होती हैं। तो जोफी यांग बोलता है मैं पहले अपने निडल्स को यूज करता हूँ इसकी जो स्टेट है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ी देर के लिए। हम इसे पूरी तरह से तभी हील कर पाएंगे अगर हम इसे इंपीरियल सिटी में लेके जाएंगे। तो फिर जोफी यांग उसके शरीर से वो कांटे निकाल देता है। क्वानिंग बोलते है कि सेकंड अंकल मेरे जो बाकी साथी हैं वो भी जंगल में फंसे हुए हैं। तो जोफी यांग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंसिडेंट बड़ा ज्यादा खतरनाक था इसलिए उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और इंपीरियल सिटी में भेज दिया गया है। तो क्वानिंग बोलते हैं सेकंड अंकल ये इंसिडेंट इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया? क्या कोई चक्कर था क्या इसके पीछे? क्या रीजन है क्या इसके पीछे कोई? तो जोफी यांग बोलता है ये प्रॉब्लम हुई है इंपीरियल सिटी में, जो हेवन और अर्थ टावर था वो गिर गया है और जो इंपीरियल आर्मी है वो भी स्टेशन हो गई है इंपीरियल सिटी पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बोलते हैं चलो हम वापस चलते हैं पहले। फिर क्वानिंग और जोफी यांग चल पड़ते हैं इंपीरियल सिटी की तरफ। तो इंपीरियल सिटी के बाहर वो खड़े होते हैं और वहाँ पे गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि जर्नल जब भी तुम सिटी में एंटर करोगे तुम्हें अपना जेड बैज शो करना पड़ेगा क्योंकि हमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जोफी यांग अपना आइडेंटिटी बैज उस गार्ड को देता है और वो गेट्स खोल देते हैं इंपीरियल सिटी के। तो फिर लूजेंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि मेरे सेकंड अंकल ने तुम्हारे निडल्स को बाहर निकाल दिया और तुम्हारी इंजरीज को हील कर दिया और तुम्हें फिर भी कुछ और दिन का रेस्ट करना पड़ेगा। तो लूजेंग उस आवाज की तरफ देखता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो वही लड़की होती है जिसका नाम होता है जू क्वानिंग। वो बड़ी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अच्छा ठीक है ये मैंने खुद से बोला है। वो बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? तू सुंदर है इसलिए। कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ तो स्टोरी कंटिन्यू होती है। लूजेंग बोलता है कि तुम कौन हो? जू क्वानिंग। और मैं यहाँ पे कैसे आ गया? भाई इससे पहचानी नहीं जा रही। जू क्वानिंग बोलती है कि तुम मुझे क्वानिंग ही बोल सकते हो और ये व्हाइट इंपीरियल सिटी है। तो लूजेंग बोल रहा होता है व्हाइट इंपीरियल सिटी। फिर वो बाहर की तरफ देखता है। फिर वो बोलता है कि ये क्या डायमेंशनल गेट है दो रेसिस के बीच में, मतलब ये जो गेट होता है ये दो दुनिया को जोड़ रहा होता है आपस में, एक मॉन्स्टर वाली दुनिया को और एक अर्थ को। तो क्वानिंग बोलती है कि हाँ इस बार जो है डीमन रेस ने वो 4 डीमन किंग्स को भेजा हमसे लड़ने के लिए और हेवन और अर्थ टावर पहले से टूट गया है, इसीलिए पहले से बड़े ज्यादा डीमन आ चुके हैं फॉरेस्ट में। तो लूजेंग बोल रहा होता है हम तो उस फॉरेस्ट से बाहर आ गए पर बाकी डिसिपल्स का क्या हुआ? तो क्वानिंग बोलती है तुम्हें चिंता करने की
की जरूरत नहीं है, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है, मैं उन सभी को लाऊंगी तुमसे मिलने के लिए थोड़ी देर में। तो फिर लूजेंग बाहर की तरफ चल पड़ता है क्वान निंग के साथ, और वहाँ पे हुटियान होता है जो कि इनर डिसिपल है स्काई वन पीक का। वो बोल रहा होता है कि ब्रदर लूजेंग, मैंने सुना था कि तुम बड़े ज्यादा इंजर हो गए थे उस मिशन में, ये सब मेरी गलती है, मैं आया नहीं तुम्हें हेल्प करने के लिए, मुझे माफ कर दो। लूजेंग बाकियों को भी देख रहा होता है, बाकी डिसिपल्स को भी देख रहा होता है। तो फिर लूजेंग और बाकी डिसिपल्स बैठ जाते हैं, बात करने लग पड़ते हैं एक दूसरे से। तभी एकदम से अर्थक्वेक आने लग पड़ता है और बड़ी ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, बड़ी ज्यादा नॉइसेस फैल रही होती हैं। तो लूजेंग बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से और मेरी इंजरीज भी हील हो चुकी हैं। क्वान निंग बोल रही होती है डीमंस अटैक कर रहे हैं सिटी के ऊपर। तो गाइस चैप्टर नंबर 15 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जू क्वान निंग बोल रही है कि डीमंस अटैक कर रहे हैं सिटी के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जो मौसम होता है वो बिल्कुल काला हो गया होता है, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो फ्लाइंग टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं और वो तीर फेंक रहे होते हैं सोल्जर्स और पीपल की तरफ। तो सोल्जर काउंटर अटैक करने के लिए अपने वेपन्स को लेके आते हैं और एरोस को शूट करते हैं उन मॉन्स्टर्स की तरफ को। लूजेंग भी अपनी फ्लाइंग नाइफ को यूज कर रहा होता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और हुटियानमिंग भी अपना ओरा यूज कर रहा होता है। वो ऐसे ही हवा में अपनी स्वॉर्ड को हिला रहा होता है जिससे मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो होते हैं वो डीमंस रिट्रीट कर जाते हैं और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मर गए होते हैं। जू क्वान निंग बोल रही होती है जो डीमंस है वो तो भाग गए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अटैक ही सिर्फ हमारे डिफेंसेस को देखने के लिए था। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं और हमारे डिफेंसेस कितने ज्यादा पावरफुल है। हुटियानमिंग भी बोलता है कि जब डीमंस अटैक कर रहे थे सिटी के ऊपर तो एम्परर को हमारे सर्वाइवल की कोई चिंता नहीं थी, उसके लिए तो हम मर भी जाएं तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने सेक्ट की तरफ चल जाना चाहिए, जितना हम जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी। तो एक डिसिपल बोलता है हाँ हमें जल्दी से रास्ता फाइंड करना चाहिए जहाँ से हम डीमंस को अवॉइड करके पहुंच सके अपने सेक्ट में। लूजेंग भी बोल रहा होता है हाँ। तो एक इंसान आता है और बोलता है कि बाकी किंगडम सेक्ट के डिसिपल्स तो रिवॉन से जा सकते हैं, पर लूजेंग के पास कोई भी राइट्स नहीं है यहाँ से लीव करने के लिए। तो हमें पता लगता है वो इंसान होता है ज्यूगे किंगडम, जो कि ज्यूगे फैमिली का एल्डेस्ट सन है और मिलिट्री एडवाइजर है इंपीरियल आर्मी में। वो बोलता है कि मैं ज्यूगे किंगडम हूँ और एक मिलिट्री एडवाइजर हूँ आर्मी में, तुमने बड़े ज्यादा पीपल्स को ऑफेंड किया ज्यूगे फैमिली में, अब सोचो मत यहाँ से तुम जा सकते हो जिंदा। तो फिर बाकी डिसिपल्स भी लूजेंग के पीछे खड़े हो जाते हैं उसको सपोर्ट दिखाने के लिए। तो ज्यूगे किंगडम बोलते हैं कि तुम इसकी साइड में क्यों खड़े हो रहे हो, तुम्हें मरने की कोई चिंता नहीं है क्या? तो हुटियानमिंग बोलता है हम किंगडम सेक्ट के डिसिपल्स हैं, हम ज्यादा भूखे नहीं है जीने के लिए और हमें डर भी नहीं लगता है डेथ से। तुम क्या सोच रहे हो, तुम मिलिट्री एडवाइजर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ज्यूगे किंगडम बोलता है कि तुमने अभी अभी बोला कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो व्हाइट इंपीरियल सिटी से, मैं तुम लोगों को बाहर भेज सकता हूँ। तो बाकी डिसिपल्स डिस्कस करने लग पड़ते हैं आपस में। तभी जो मैग्निफिसेंट ड्रैगन होता है वो लूजेंग के साइड से निकल के ज्यूगे किंगडम की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। ज्यूगे किंगडम तो साइड हो जाता है पर उसके साइड की बिल्डिंग टूट जाती है पूरी तरह से। वो बोलता है कि मैग्निफिसेंट ड्रैगन, और फिर वो जू क्वान निंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम तो जू फैमिली से हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम जू फैमिली से हो कि नहीं, आज के दिन तुम सभी मारे जाओगे यहाँ पे। फिर ज्यूगे किंगडम बोलता है कि मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि तुम में से कोई डीमन है, अगर तुम में से कोई भी रेजिस्ट करेगा वो मारा जाएगा। और वो लूजेंग की तरफ नाइफ्स का अटैक कर रहा होता है जो कि उसने अपने की से फॉर्म किए होते हैं, पर उन नाइफ से लूजेंग को कुछ नहीं हो रहा होता है। फिर लूजेंग एक नाइफ को अपने हाथ से तोड़ देता है तो वो पीछे की तरफ भागता है। लूजेंग उसकी तरफ अपने फ्लाइंग नाइफ का अटैक यूज करने लगा होता है। तभी ज्यूगे किंगडम अपना एक ट्रेजर यूज करता है जिससे एक आर्मर अरीड सोल्जर फॉर्म हो जाता है, और वो सोल्जर लूजेंग की तरफ अपना स्वॉर्ड का अटैक करता है। तो लूजेंग उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और उसका पूरा शरीर फट जाता है। ज्यूगे किंगडम सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये भी फेल हो जाएगा। फिर वो अपने एक कोर ट्रेजर से एक बैरियर क्रिएट करता है अपने अराउंड। लूजेंग अपने आप को पूरी तरह से डिमोनिक की से कोट कर लेता है और अपनी फिस्ट को भी, और वो उस बैरियर को पंच मारता है, उस पर थोड़ा सा डेंट पड़ता है, वो फिर से ठीक हो जाता है पर बैरियर। तो ज्यूगे किंगडम बोलता है इस ट्रेजर का नाम डिवाइन लाइट स्प्लिटिंग मिरर है, अगर कोई मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर भी इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में, पर वो भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता इसको। तो लूजेंग फिर अपने हाथ को डिमोनिक की से कोट कर लेता है और उस शील्ड के ऊपर अपना हाथ रख देता है। वो शील्ड उस ट्रेजर की को खाने लग पड़ती है और जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। ज्यूगे किंगडम बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है लूजेंग, ये व्हाइट इंपीरियल सिटी है, अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे तो तुम पूरी आर्मी को अपना एनिमी बना दोगे इंपीरियल आर्मी के। लूजेंग बोलता है अच्छा, और ज्यूगे किंगडम को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उठा देता है और बोलता है कि तुम एक सिर्फ इनसिग्निफिकेंट मिलिटरी एडवाइजर हो, तुम इंपीरियल आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो क्या? वो डर के मारे बोल रहा होता है कि मेरा सरनेम ज्यूगे है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम पूरे ज्यूगे फैमिली को अपना एनिमी बना दोगे, तुम्हें वो कैप्चर कर लेंगे और मार देंगे। तो लूजेंग बोलता है तुम्हारी ज्यूगे फैमिली, तुम सिर्फ मुझे डरा
दोहरा ही सकते हो अपने फैमिली नेम से, और तुम्हारे पास और है भी क्या, रियल एबिलिटी। ज्यूगी किंगन बोलता है ऑफ कोर्स हमारे पास है एबिलिटी तुम्हें मारने की। फिर वो एक सील टाइप को लू जेंग के हाथ पे प्लेस कर देता है। फिर हमें पता लगता है वो ब्लू लाइटनिंग इंस्क्रिप्शन है, ज्यूगी फैमिली का सीक्रेट वेपन, जो कि एनिमी की मसल्स को नम कर देता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते हैं थर्ड टाइम के लिए। फिर वो लू जेंग की तरफ अपने नाइफ से अटैक करने लगा होता है उसकी गर्दन को काटने के लिए, तो लू जेंग उसकी तरफ स्पिरिट थ्रोन अटैक कर देता है यूज, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के चिल्लाने लग पड़ता है जोर जोर से। फिर लू जेंग उसी नाइफ को उठाता है और ज्यूगी किंगन की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। तभी हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहे होते कि रुक जाओ, अगर तुम इंपीरियल आर्मी के मिलिट्री एडवाइजर को हार्म करोगे तो तुम पूरी फैंटियान एम्पायर को अपना एनिमी बना दोगे। फिर हमें पता लगता है वो बंदा ज़ूमू है जो कि इंपीरियल जर्नल है और मैजिक इल्यूजन मिरर यूजर है। लू जेंग बोलता है एक और आ गया जो क्लेम करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरी एम्पायर को। लू जेंग उसकी एक नहीं सुनता और वो शॉर्ट स्वॉर्ड होती है ज्यूगी किंगन की, उसको उसके हर्ट पे मार देता है और ज्यूगी किंगन तभी मर जाता है। तो ज़ूमू अपना ड्रैगन अटैक करता है उसके ऊपर, लू जेंग के ऊपर, और बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे मेरे हाथों से। तभी पीछे से आवाज आती है, बोलती है कि लू जेंग नीचे झुक जाओ। तो आवाज जू क्वानिंग की होती है और वो अपना मैग्निफिसेंट ड्रैगन ज़ूमू के ड्रैगन की तरफ भेज देता है। दोनों ड्रैगन आपस में टकराते हैं और बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन की लाइट बड़ी ज्यादा खतरनाक होती है, तो डिसिपल्स अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ आगे रख लेते हैं अपनी आंखों के। लू जेंग बिल्कुल क्लोज होता है एक्सप्लोजन के, तो वो डैमेज लेता है थोड़ा सा और अपने मुंह से खून फेंक देता है। तो उस एक्सप्लोजन से ज़ूमू बाहर आ रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम जू फैमिली से भी होगे फिर भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इस मैटर के ऊपर, तुमने ज्यूगी किंगन को क्यों मारा है। लू जेंग बोलता है ज्यूगी किंगन का ब्लेड बिल्कुल मेरे गले के पास पहुंच गया था, वो मेरे गले को काटने लगा था कि इसके लिए मैं जवाब भी नहीं दूं, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है और मैं सेम ही उसके साथ नहीं कर सकता। तो ज़ूमू बोलता है कि हमने हर बार व्हाइट इंपीरियल सिटी को गार्ड की है, हम हमेशा डिसिप्लिन होते हैं और हमारे रूल्स बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर ज्यूगी किंगन तुम्हें मारना चाहता है तो इसके पास बड़ा अच्छा रीजन होगा तुम्हें मारने के लिए। तो लू जेंग हंसते हुए बोलते तुम इतनी ज्यादा बेशर्म कैसे हो, अगर तुम ऐसे सोचते हो और ऐसे चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ तुम्हें, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर भी दूंगा, तुम फिर भी मुझे मारना चाहोगे। तो ज़ूमू अपने ड्रैगन फिर से लू जेंग की तरफ भेजता है और बोलता है सच्ची, तो अब तुम मरो जाके। जू क्वानिंग भी बोल रही होती है कि जो मैग्निफिसेंट ड्रैगन होता है उसके सारे मूव्स यूज हो चुके हैं हु टियानमिंग को, और बोलती है उसे कि जाओ लू जेंग की हेल्प करो। हु टियानमिंग बोल रहा होता है कि लू जेंग ऐसा चाहता है, शायद वो अपनी पावर पर रिलाई करना चाहता है इस फाइट के लिए। फिर लू जेंग अपने हाथों को डिमोनिक की से कोट कर लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ लड़ो मुझसे। वो ड्रैगन की तरफ अपना स्काई डीमन गॉड फिस्ट वर्ल्ड शेकिंग डीमन पंच को यूज करता है और जो डिमोनिक की होती है वो उस ड्रैगन की तरफ उड़ने लग पड़ती है। वो ड्रैगन उस डिमोनिक की को खा जाता है। ज़ूमू हंस रहा होता है, जो ड्रैगन होता है वो बिल्कुल लू जेंग के मुंह के सामने आ जाता है। वो टियानमिंग सोच रहा होता है कि लू जेंग के पास और कोई मूव्स नहीं है और वो खतरे में है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगा होता है। तो गाइस ये चैप्टर इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और सब्सक्राइब कर देना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोस्टी सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़ूमू लू जेंग की तरफ अपने ड्रैगन का अटैक कर रहा होता है। लू जेंग के अटैक से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। तो चैप्टर नंबर 18 की स्टार्टिंग होती है, तभी जो ड्रैगन होता है उस पर कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और जो उसकी डिमोनिक की होती है वो उस पूरे ड्रैगन को कवर कर लेती है और जो उसका पूरा ड्रैगन होता है वो डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। ज़ूमू बोलता है कि इस बदतमीज बच्चे ने क्या कर दिया। तो लू जेंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है और उस ड्रैगन पे अपना कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। फिर थर्ड टाइम के बाद जो ड्रैगन होता है वो लू जेंग को सराउंड कर लेता है पूरी तरह से। लू जेंग बोलता है कि मैंने ऐसे सोचा था, हाँ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बाकी डिसिपल्स भी हैरान हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये इसने कैसे किया। वो टियानमिंग भी बोल रहा होता है कि इसके पास बड़ी ज्यादा यूनिक की है। लू जेंग सोच रहा होता है कि मेरी की ऑलमोस्ट सारी यूज हो चुकी है। फिर लू जेंग उस ड्रैगन को ऑर्डर करता है और बोलता है कि मेरे लिए एक रास्ता क्रिएट करो। तो वो ड्रैगन ज़ूमू की तरफ आ रहा होता है और ज़ूमू बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अपने हाथ को ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर लेता है और फिर से अपना ड्रैगन मूव लू जेंग के ड्रैगन की तरफ भेजता है। लू जेंग का डिमोनिक ड्रैगन और ज़ूमू का ड्रैगन आपस में फाइट करते हैं। ज़ूमू का ड्रैगन लू जेंग के ड्रैगन को फाड़ देता है। तो ज़ूमू बोलता है कि एक फेक हमेशा फेक ही रहेगा, अगर वो रियल थिंग से फाइट करेगा तो वो हार जाएगा और हमें सच पता लग जाएगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद जो ज़ूमू का ड्रैगन होता है उस पर चेंजेस आने लग पड़ते हैं और जो मरे हुए ड्रैगन की होती है डिमोनिक, वो ज़ूमू के नए ड्रैगन को भी खाने लग पड़ती है और ज़ूमू का नया ड्रैगन भी लू जेंग के डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। लू जेंग बोलता है
तुम एक बार फेल हो चुके हो पर तुमने अभी भी अपना लेसन लर्न नहीं किया, तुम्हें पता नहीं लगा कि मेरी की क्या कर रही है तुम्हारी की के साथ। तो जूमू सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो लूजेंग का डिमोनिक ड्रैगन जूमू की तरफ आ रहा होता है, पर जो जूमू होता है वो दोबारा अपना ड्रैगन लूजेंग के ड्रैगन की तरफ भेज देता है। जू क्वानिंग बोल रही होती है कि इंपीरियल जनरल की इंटेलिजेंस तो बड़ी ज्यादा खतरनाक है, इसको एक बार समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो वो टियानमिंग भी बोल रहा होता है क्या ये इतनी ज्यादा जल्दी में था कि अपना ये दिमाग लाना ही भूल गया इस लड़ाई में। तो फिर वो सेम चीज होती है पहले जैसे हुई थी, जो जूमू को ड्रैगन होता है वो डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। जूमू बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ क्या, मैं अगर बात को जाने देता तो ऐसे सीन में नहीं पड़ता। मैं ज्यूगे क्योंकि उनकी डेथ के बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहा था। तो जूमू को एक क्यूब जैसा होता है वो सराउंड कर लेता है और जो ड्रैगन होता है वो उसको अटैक नहीं कर पा रहा होता है। जूमू बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी डिसिपल्स भी हैरान हो जाते हैं। वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज है, वहाँ पे देखो ऊपर। तो हमें ऊपर दिखाई देता है कि एक लड़की आ गई होती है और जूमू सोच रहा था ये वही नहीं है। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं ये तो वही लेजेंडरी युनलुओ है, ये तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो जू क्वानिंग बोल रही होती है जेलस करके कि इसमें इतना ज्यादा अच्छा ही क्या कि प्रिटी है वो, उसके पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो बस सुंदर ही दिखती है। तो युनलुओ नीचे की तरफ आ रही होती है, फिर हमें पता लगता है कि उसका नाम स्लोटर मेडन युनलुओ है। वो लूजेंग की तरफ आती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लूजेंग बोलता है मेरा नाम लूजेंग है। फिर युनलुओ जूमू को बोलती है कि उसकी जो की है उसके पास एक यूनिक फीचर है जो कि दूसरों की को डिवोवर करती है, खाती है। ये शेम की बात है कि वो सिर्फ अभी हाफ स्टेप स्काई रेलम में है, इसको पहले हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम बोलते थे। इसकी स्किल को ब्रेक करना बड़ा ज्यादा आसान था। जिस कल्टीवेशन लेवल पे ये है उस कल्टीवेशन लेवल पे 5 गोल्डन ड्रैगन को लंबे टाइम के लिए कंट्रोल करना बड़ा ज्यादा मुश्किल था। अगर तुम सिर्फ डोज करते इसे तो ये उसको ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता। चलो इस बात को छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई टाइम नहीं है और कोई रीजन नहीं है इस बात को डिस्कस करने का। जूम बोलता है कि मुझे बड़ी ज्यादा शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दो। यूनलुओ बोलती है कि व्हाइट इंपीरियल सिटी में जो पनिशमेंट है इंपीरियल आर्मी को ऑफेंड करने की वो डेथ है। चूज करो कि तुम कैसे मरना चाहते हो, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट कर दूंगी मरने के लिए। लूजेंग बड़ा ज्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है, तब लूजेंग के सिर के ऊपर एक क्यूब जैसा फॉर्म हो जाता है जो कि यून का अटैक होता है। वो बॉक्स उसकी तरफ गिरने लगता है पर लूजेंग उसे डोज कर लेता है। लूजेंग बोलता है ये तो कम्प्लीटली अनफेयर है, उसने मुझे पहले तंग किया था, अगर उसने मुझे तंग नहीं किया तो मैं उसे क्यों मारता, ये सारी उसकी गलती है। यून बोलती कि मेरी आइज में कोई इनजस्टिस या फिर जस्टिस नहीं होती है, मेरी आइज में सिर्फ मिलिट्री लॉ होता है। फिर वो बड़ा ज्यादा क्यूब फॉर्म कर लेती है आसमान में और लूजेंग की तरफ उन्हें थ्रो करने लग पड़ती है। लूजेंग डोज कर रहा होता है बड़ी मुश्किल से पर एक क्यूब में वो ट्रैप हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये क्या चीज है, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है उससे बाहर निकलने की। वो पंच कर रहा होता है, अपनी की को यूज कर रहा होता है जो कि डिमोनिक की है और वो डिवोवर स्किल को भी यूज कर रहा होता है उस की को खाने के लिए। ब्रोकन फ्लाइंग नाइफ को भी यूज कर रहा होता है पर वो क्यूब नहीं टूट रहा होता है। फिर यून अपनी नीचे एक नीडल टाइप बड़ी सी क्रिएट करती है और बोलती है कि तुम्हारे अटैक्स यूजलेस है, तुम मेरी एन्चेंटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते हो, अगर तुमने चूज नहीं किया तुम किस तरीके से मरना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर वो उस नीडल को लूजेंग की तरफ भेज रही होती है क्यूब के अंदर। लूजेंग उसे बड़ी मुश्किल से डोज करता है और बोलता है कि बदतमीज लड़की। यून बड़े ज्यादा खतरनाक इमोशनलेस तरीके से लूजेंग की तरफ देख रही होती है। फिर यून अपनी की से बड़े ज्यादा स्लेट्स टाइप क्रिएट कर लेती है। लूजेंग बोल रहा होता है ब्रदर हुआ, तब जो हुआ टियानमिंग होता है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है उस क्यूब के और बोलता है कि रुक जाओ, पर यून नहीं रुक रही होती है, वो अटैक करने लगी होती है। तभी हुआ टियानमिंग अपनी की को रिलीज करता है अपनी सोर्ड से और ब्लड एक्लिप्स सोर्ड का मूव यूज करता है जिसकी वजह से जो यून का अटैक होता है वो फेल हो जाता है और जो उसके शार्ड्स होते हैं की के यून के उनको तोड़ देता है। वो यून बोल रही होती है जो ऑफेंडर की हेल्प करेगा उसको भी सेम क्राइम से जज किया जाएगा, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों साथ में मर जाते हो। तभी यून हुआ टियानमिंग की तरफ भी अटैक कर देती है और उसे एक क्यूब में बंद कर देती है जिसका नाम होता है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट जो कि मर्डरस ब्लड की से बना होता है और किसी बंदे का दिमाग को वो अफेक्ट कर सकता है और उनकी लाइफ एसेंस को ड्रेन कर सकता है। कुछ ही टाइम इस क्यूब में रहने से बंदा मर जाता है कुछ टाइम के बाद। तो गाइस चैप्टर नंबर 17 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी नहीं लगी तो आप गाली भी दे सकते हो। हाँ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को द्वारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था यूनहुआ टियानमिंग को एक क्यूब में बंद कर देती है जिसका नाम होता है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट। तो चैप्टर नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है। वो टियानमिंग बोल रहा होता है कि एन्चेंटमेंट तो ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ एसेंस को ड्रेन कर रही है, पर ये जो इसकी किलिंग एनर्जी है मेरे को बड़ी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसकी किलिंग
हीलिंग एनर्जी बिल्कुल सिमिलर है मेरे ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड की तरह। तो फिर अपनी ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड को यूज करता है और उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है। यून हुआ टैनमिंग की तरफ अटैक करने लगती है, तब पीछे से एक आवाज आती है जो बोलती है रुक जाओ एक मिनट यून। फिर यून बोलती है क्या बात है। फिर हमें पता लगता है वो आवाज स्वॉर्ड सेंट की होती है। वो बोलता है कि लू ज़ैंग का तो दिमाग ही खराब रहता है हमेशा, उसको किसने बोला था कि स्लॉटर मेडन से पंगा लेना और उसे प्रोवोक करना है। स्वॉर्ड सेंट बोलता है यून तुम्हें मिलिट्री लॉज का तो पता ही होगा, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको तो मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाना चाहिए जज करने के लिए, तुम कौन होते हैं उनकी फेट को डिसाइड करने वाली। तो यून सोचती है, फिर बोलती है हाँ तुम सही हो। वो टैनमिंग बोलता है लू ज़ैंग ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे मिलिट्री कोर्ट में क्यों भेजा जाएगा। लू ज़ैंग उस क्यूब के अंदर से बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मैटर ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे तो, और तुम्हारे लिए इससे भी इंपॉर्टेंट काम है कि तुम क्यूंगिन सेक्ट के डिसिपल्स को सेफ्टी की तरफ लेके जाओ। तो ज़ू क्वानिंग भी बोलती है कि मार्शल ब्रदर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे सेकंड अंकल भी लू ज़ैंग की हेल्प करेंगे। तो वो टैनमिंग बाकी डिसिपल्स के साथ चल पड़ता है। ज़ू क्वानिंग बोल रही होती है अपना ध्यान रखना। स्वॉर्ड सेंट बोल रहा होता है कि लू ज़ैंग को मुझे दे दो, मैं उसे मिलिट्री कोर्ट में ले जाऊंगा और सीन को सेटल कर दूंगा। तो यून बोलती है मेरे पास इतना टाइम नहीं और मिलिट्री कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं है, डीमंस अटैक कर रहे हैं और प्रेशर कर रहे हैं आर्मी को, इसलिए मैं ही जाती हूँ। स्वॉर्ड सेंट बोल रहा होता है कि ओए पीछे वापस आ जाओ। तो फिर हमें यून का घर दिखाया जाता है जहाँ पे यून होती है जो कि लू ज़ैंग को भी अपने साथ ले आई होती है। लू ज़ैंग बोल रहा था कि तुम इतनी ज्यादा घबरा गई है कि मैं भाग जाऊंगा, कि तुम मेरे को यहाँ पे ले आई हो। तो लू ज़ैंग बोर्ड को पढ़ता है और वहाँ पे लिखा होता है बाथिंग प्लेस। तो लू ज़ैंग सोच रहा था कि इस लड़की को जेंडर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा जरा भी, जो ये मेरे को यहाँ पे ले आई है। तो वो लू ज़ैंग के सामने कपड़े खोल देती है और वो सीन में दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। तो लू ज़ैंग अपना हाथ रख देता है अपनी आंखों के ऊपर, पर एक तरफ से देख रहा होता है भाई बड़ा बेतमीज और बेशर्म आदमी है। फिर यून नहाने के लिए चली जाती है। लू ज़ैंग को उसकी पीठ के ऊपर बड़े ज्यादा निशान दिखाई दे रहे होते हैं। तो लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि स्कार्स इस लड़की के साथ क्या क्या गुजरा है। फिर कुछ टाइम के बाद वो नहा के बाहर आ जाती है और अपने कपड़े वापस पहन लेती है। लू ज़ैंग फिर आंखें खोल देता है, बांध दिखा की थी वैसे इसने। तो फिर यून उसे मिलिट्री कोर्ट में लेके चल जाती है और वहाँ पे जो बैठे होते हैं मेंबर्स वो बोल रहे होते हैं ये कौन है। अब एक बोल रहा होता है कि तुम गेस्ट को क्यों ले आए हो इस मीटिंग के टाइम। तो वहाँ पे ज़ूमो भी होता है जो कि लू ज़ैंग को देख रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है जिंग टियानशियो जो कि आर्मी कमांडर है। जिंग बोलता है कि यून लू अब क्या मैटर हो गया, जो पर्सन है तुम्हारे पीछे उसका क्या केस है। यून बोलती है कि ये क्रिमिनल है, इसने आज के दिन जियो के किंगन को मार दिया और जियो को भी मार ही दिया था ऑलमोस्ट। जिंग बोलता है कि ऐसा भी हुआ था कुछ क्या आज। जो मेंबर्स होते हैं मिलिट्री कोर्ट के वो आपस में बात करने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि जियो के किंगन मारा गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिन बोलती है हाँ अगर मैंने इंटरफेयर नहीं किया होता तो जूमू भी अभी मर गया होता, और जो जूफी हांग है वो विटनेस है इस चीज के लिए जो कि स्वॉर्ड सेंट है। जिंग बोलता जो पहले हुआ वो हो गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे हाथ में। जो डीमंस है उन्होंने 4 डीमन किंग्स को भेजा सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, और ऐसा नहीं कर सकती तुम कि तुम इसे बैटल में अपने साथ ले जाओ। यून बोलती है अच्छा। फिर सिटी के सिक्योरिटी अलार्म बज पड़ते हैं और जिंग बोलता है कि ये तो बड़ी ज्यादा इंटेंस डिमोनिक की है, चलो सभी अटैक करने के लिए जाते हैं और बैटल के लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर वो सभी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लू ज़ैंग सोच रहा होता है अब भी टाइम है, मैं बाहर निकल सकता हूँ। फिर लू ज़ैंग उस क्यूब से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो क्यूब पलट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी यून वहाँ पे आ जाती है और लू ज़ैंग बड़ा ज्यादा चौंक जाता है। यून बोलती है मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी तुम्हारे बारे में, तुम ऐसे नहीं भाग सकती जब तक तुम प्रॉपरली जज हो जाओ पनिशमेंट मिल जाए तुम्हें। लू ज़ैंग आवाजें डाल रहा होता है पर यून एक नहीं सुन रही होती है। फिर जो सभी मेंबर्स होते हैं कोर्ट के सोल्जर्स होते हैं वो हवा में होते हैं डीमंस के साथ फाइट करने के लिए। यून भी वहाँ पे होती है, लू ज़ैंग भी वहीं पे होता है उस क्यूब के अंदर यून के पीछे। लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि अगर मेरे को सिर्फ एक चांस मिल जाए एस्केप करने का तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। ये उनको मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है हर तरफ से। फिर उन छोटे छोटे से क्यूब्स टाइप तैयार करती है और वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ भेज देती है और वो मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बचता, वो पूरी तरह से मर जाते हैं। लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि मेरी इतनी ज्यादा गंदी किस्मत क्यों है, इतने ज्यादा लोगों में मैंने यून को क्यों ऑफेंड किया। फिर लू ज़ैंग को एक पावरफुल डिमोनिक की महसूस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 4 डिमोनिक किंग्स आगे होते हैं तो उनके सामने मिलिट्री कोर्ट के मेंबर्स भी खड़े होते हैं। तभी जिंग बोलता है कि डिमोनिक किंग्स मेरी बात सुनो, व्हाइट इंपीरियल सिटी जो है वो फांटियान एम्पायर के बॉर्डर्स को डिफेंड करती है और पिछले 1000 सालों से हम कभी भी फेल नहीं हुए हैं अपनी एम्पायर को डिफेंड करने से, वो भी एनिमीज के अटैक्स के खिलाफ। और तुम अपनी सिचुएशंस को समझते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो उनमें से एक डीमन किंग हंसते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटीज है हमें रिट्रीट कराने की, दम है तुम्हारे पास तो हमें भगा के बताओ। तो फिर वो हंसता है और अपनी स्पीड को दिखाता है, वो जल्दी से वहां से गायब हो जाता है। वो इतनी जल्दी वहां से भागता है कि हमें सिर्फ ब्लर दिखाई देता है और एकदम से एक जो होता है मेंबर होता है कोर्ट का उसके सिर के ऊपर आ जाता है और बड़े ज्यादा कांटों को नीचे की तरफ फेंकता है जो कि उस कोर्ट के मेंबर
के शरीर के आर पार हो जाते हैं और वो तभी मर जाता है। तो बाकी कोर्ट के मेंबर भी बोल रहे होते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो यून की तरफ देख रहा होता है डीमन किंग। तभी वो डीमन किंग अपनी पिछली जगह से फिर से टेलीपोर्ट होता है, मतलब इतनी स्पीड से मूव करता है कि वहां पे ब्लड दिखाई देता है और बिल्कुल यून के सामने खड़े हो जाता है। यून उसकी तरफ अटैक करने लगी होती है अपने पेपर जैसे मूव से। यून उसकी तरफ अटैक करने लगी होती है अपनी की से, बट जो डीमन किंग होता है वो हंसते हुए आगे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम मर जाओगी, और जो उसका पंजा होता है वो बिल्कुल यून के मुंह के सामने आ जाता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 19 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक डीमन किंग यून की तरफ अटैक करने लगा होता है, उसका हाथ बिल्कुल यून के मुंह के सामने पहुंच जाता है, पर जो यून की की होती है जिनसे क्रिस्टल टाइप फॉर्म हुए होते हैं वो बिल्कुल उसके हाथ को सराउंड कर रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है। जो उसके की के शार्ड्स होते हैं यून के, वो उस डीमन किंग के हाथ को पूरी तरह से कट कर देते हैं। वो डीमन किंग बड़े जोर से चिल्लाता है और जो यून होती है वो उसके हाथ को एक क्यूब में बंद कर देती है। डीमन किंग अपने हाथ को लेने के लिए जा रहा होता है, पर जो यून होती है उस क्यूब को पीछे की तरफ बुला लेती है, क्योंकि अगर वो एक बार अपने हाथ को पालेगा तो वो रीजनरेट कर सकता है अपने हाथ को, मतलब वो एक बार अपने हाथ को पालेगा तो वो चिपका सकता है अपने हाथ को दोबारा अपने बॉडी से। तो फिर यून उस हाथ को अपने क्यूब के अंदर ही पीसेज में कट कर देती है। तो वो डीमन किंग बड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इंसानी लड़की, मैं तुम्हें जिंदा ही चबा जाऊंगा और जिंदा ही खा जाऊंगा, तुम्हारी मैं हड्डियों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो यून बोलती कि हड्डियों को खाना, तुम डीमन किंग नहीं हो क्या, तुम एक कुत्ते हो। तो फिर डीमन किंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है ब्लैक कलर के, और अपने हाथ को रीजनरेट कर देता है पूरी तरह से, और हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे हाथों को काटना चाहते हो, तुम्हारी ट्राई अच्छी थी पर तुम मुझे रोक नहीं सकते इस छोटी सी चीज की वजह से। और वो बोलता है कि चलो साथियों सब मिलके अटैक करते हैं इसके ऊपर और इन इंसानों को टुकड़ों में कर देते हैं। तो जिंग बोलता है कि चलो प्रिपेयर करते हैं फाइट के लिए। फिर वो अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है जो कि एक हैमर की तरह होता है बड़ा सा, जिससे गोल्डन ओरा रिलीज हो रहा होता है। और जैसे वो अपने हैमर को ऊपर की तरफ उठाता है तो उसकी की से एक बड़ा सा इंसान फॉर्म हो जाता है जिसके दोनों हाथों में हैमर्स होते हैं। और वैसे बाकी के जो होते हैं मेंबर्स होते हैं कोर्ट के, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो एक कोर्ट के मेंबर की जो होती है वो एक डीमन जैसा फॉर्म कर लेती है, तो एक जो सोर्ड सेंट की होती है वो एक बड़ी सी तलवार फॉर्म कर लेती है, और एक और होता है कोर्ट का मेंबर जिसकी की से ड्रैगन फॉर्म हो जाता है। तो उनमें से एक डीमन होता है वो बड़ी फास्ट तरीके से उन सभी कोर्ट के मेंबर से भाग के आगे की तरफ आ रहा होता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो वो होता है डीमन किंग, वो यून के ऊपर अटैक करता जा रहा होता है, पर यून से डोज कर रही होती है और अपने की से शील्ड्स तैयार कर रही होती है बचने के लिए। तो वो पहले वाला फास्ट डीमन जो कि कोर्ट के मेंबर से बच के आ रहा होता है वो एक डिसिपल को मार देता है। तो लूजंग सोच रहा होता है कि अगर ये एन्चेंटमेंट है जो कि क्यूब है जो मेरे को सराउंड कर रही है वो टूट गई तो मैं मर जाऊंगा। फिर जो जिंग का होता है की का सोल्जर, वो उसे डीमन किंग को बड़ी जोर से हैमर से मारता है। वो डीमन किंग चिल्लाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। लूजंग इसको देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि हैमर तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, पर जो डीमन किंग है वो अभी भी जिंदा है। ये बड़ा ज्यादा हैरान होने वाली बात और खतरनाक बात है। ये जो बैटल है, इस लेवल की बैटल मेरे लिए बड़ी ज्यादा खतरनाक है। मैं चीयर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ इस फाइट में। तो वो डीमन किंग पहले वाला यून के ऊपर अटैक करता ही जा रहा होता है बिना रुके, और वो अपने एक कांटे को फेंकता है यून की तरफ, पर यून उसे डोज कर लेती है, पर वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग बोलता है कि मेरे लगने वाले हैं, पर यून जो होती है वो उस क्यूब को मूव कर देती है और जो कांटा होता है वो बिल्कुल लूजंग के पास से निकल जाता है। लूजंग सोच रहा होता है कि यून अभी भी मेरे लिए केयर करती है, मेरी जिंदगी के लिए। ऐसा लगता है कि वो खुद मुझे पर्सनली मारना चाहती है, पर अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उसके ऊपर बोझ ही होऊंगा फाइट में। वो जोर से बोलता है आवाज डाल के, मुझे छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा यहाँ पे गिरने से। तो यून बोलती है मैं नहीं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, अगर मैंने ऐसा किया और तुम भाग गए फिर मैं क्या करूंगी। तो फिर वो सोचती है हाँ ये भी सही किया, अगर तुम भाग भी जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से पकड़ सकती हूँ, चलो मैं तुम्हारी एन्चेंटमेंट को खोल देती हूँ और तुम्हें रिलीज कर देती हूँ। बोलता है कि तुम बाल बाल
बच रही हो यहाँ पे मरने से और तुम मेरी भागने की चिंता कर रही हो अभी भी। तो जो डीमन किंग होता है वो कुछ अटैक करने लगा होता है और उसके सेंटर में एक बबल टाइप आ गया होता है ब्लैक कलर का। तो पीछे से जिंग बोल रहा होता है कि यून ध्यान से, ये डीमन किंग कर रहा है, ये ब्लैक आयरन डीमन किंग्स की स्काई डीमन सेंट फायर है और ये बड़ी ज्यादा खतरनाक है। तो उस डीमन किंग के अराउंड जो होते हैं वो टेल्समैन फॉर्म हो जाते हैं, वो जो कि उसको कवर कर रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है स्काई फायर डीमन सेंट जो है, तो फिर हमें पता लगता है स्काई फायर डीमन सेंट की जो फायर है वो जो ब्लैक आयरन डीमन किंग की सिग्नेचर स्किल है। और अगर इस स्किल की रेंज में अगर वो डीमन किंग होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ और स्पीड होगी वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यून जो होती है वो लुजेंग की एन्चेंटमेंट को खोल देती है, पर जो ब्लैक आयरन डीमन किंग होता है वो एक स्मोक टाइप छोड़ देता है जो कि उसकी स्किल होती है और इस एरिया में ये बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके पास बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो यून भी देख रही होती है स्मोक की तरफ और लुजेंग भी बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है जो कि मेरे को कवर कर रही है, ये जो फोग है ये तो मेरी बॉडी को धीरे धीरे से डैमेज कर रही है और डिस्ट्रॉय कर रही है। लुजेंग नीचे गिरते वक्त चिल्ला रहा होता है। फिर लुजेंग उस स्मोक से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं इस डैमेज को नहीं रोक सकता हूँ अपनी बॉडी के ऊपर तो मुझे इस ब्लैक फायर से, तो मुझे इस ब्लैक फोग से निकलना पड़ेगा बाहर। तो फिर लुजेंग उस स्मोक में से बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक ग्लास जैसे से टकराता है जो कि सिटी के ऊपर बन गया होता है। लुजेंग बोलता है कि ये क्या चीज है। अब लुजेंग उस ग्लास के ऊपर हाथ फोड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक डीमन किंग भी एन्चेंटमेंट को बना सकता है। फिर बोलता है मुझे कुछ भी कीमत पे यहाँ से भागना होगा। फिर लुजेंग अपने सारे ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और पंच मारता है पर वो नहीं टूटता। फिर लुजेंग अपनी डिमोनिक की को भी यूज करता है, वो फिर भी नहीं टूटता। लुजेंग फ्लाइंग नाइफ को भी ट्राई करता है पर नहीं टूट। लुजेंग बोलता है कि ये तो एक फॉर्मलेस एन्चेंटमेंट है, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, मेरा फ्लाइंग नाइफ भी वर्क नहीं कर रहा होता है। फिर जिस ग्लास के ऊपर लुजेंग होता है उसके ऊपर हमें फोग दिखाई देती है जो कि उस डीमन किंग की स्किल होती है। डीमन किंग अभी भी अटैक कर रहा होता है यून की तरफ अपनी क्लो से। यून भी अपना अटैक करती है उसकी तरफ, पर जो यून का अटैक होता है वो उस डीमन किंग के क्लो से टूट जाता है। फिर यून अपना अटैक यूज करती है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट जो कि उसने ह्यूआ टियानमिंग के खिलाफ यूज किया था। यून सोच रही होती है कि ये स्काई डीमन सेंट फायर जो होती है वो उस डेविल की पावर को इंक्रीज कर रही है, पर ये मेरी ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को वीक करेगी। अगर जो इसकी ये पावर है ये कैंसिल हो जाएगी तो मैं इसे डिफीट कर पाऊंगी, ये पक्का है। वो डीमन किंग यून की तरफ आ रहा होता है उसके ब्लड एन्चेंटमेंट को तोड़ते हुए और वो बोलता है कि तुम अटैक्स के मामले में हमसे लड़ रहे हो, हम डीमन कभी भी एक इंसान से नहीं हार सकते। और वो भी अटैक करता है यून की तरफ। यून और उसका अटैक जो होता है वो बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन को कोज करता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 20 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता दो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।